नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय लोकसभा एकेडमी। दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे दोस्तों घटना चक्र पूर्वावलोकन, जो कि फॉर यूपीपीसीएस, जिसमें हम क्या करेंगे, हम जो घटना चक्र सीरीज है, जिसमें कि आप सभी को पता होगा हर सब्जेक्ट के लिए घटना चक्र की एक सीरीज आती है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करते हैं दोस्तों, जिसमें दिए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक बहुत ही अच्छी बुक है जो कि यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% क्वेश्चंस, अभी भी मोर देन 50% क्वेश्चंस आर कमिंग बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों। फॉर यूपीपीसीएस स्पेशली आई एम टेलिंग, अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और रिवाइज करना चाहते हैं अच्छे से, तो ये इनिशिएटिव आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज we will discuss the previous year questions after removing the repeated questions। जो बहुत सारी रिपीटिशन रहता है जो घटना चक्री बुक में, उसको हटाकर आपको प्लेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन conceptual clarity we will discuss here। ठीक है दोस्तों, ये है इनिशिएटिव। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, स्लोली वी विल कवर ऑल द सब्जेक्ट्स जो घटना चक्र का है। ठीक है दोस्तों, तो टिल एग्जामिनेशंस वी विल ट्राई टू कवर ऑल द subjects with full explanation दोस्तों। I hope this initiative will help you and you will get good marks in the prelims and you will qualify prelims with good marks। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा इनिशिएटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। होप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल लोकसभा एकेडमी पावर्ड बाय लोकसभा एकेडमी, लोकसभा एग्जाम्स चैनल जो हमारा है। ठीक है दोस्तों, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल दिस इनिशिएटिव। चलिए स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, वी विल स्टार्ट आवर इनिशिएटिव। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए विदाउट बिफोर स्टार्टिंग जस्ट आई वांट टू गिव सम इन्फॉर्मेशन दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हम आपको देखना चाहते थे, बताना चाहते थे। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये एक लाइव वर्कशॉप ऑन पीसीएस यूपीपीसीएस फॉर स्पेशली यूपीपीसीएस, जो कि तैयारी करना चाहते हैं, जो ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेशर्स हैं, जो कि अभी कॉलेज में हैं या जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जो ठीक है, जो कि फ्रेशर्स हैं अभी, राइट। अगर वो कुछ है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए क्या है, एक लाइव वर्कशॉप आई एम डूइंग ऑन 18th Feb। ठीक है, 18 फरवरी को यहाँ पे देखिए, 18 फरवरी 2024, टाइम होगा 1 बजे से लेकर 3 बजे पे 2 घंटे का एक लाइव वेबिनार होगा, जिसमें वी विल डिस्कस द कंप्लीट स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन प्लान, फंडामेंटल्स, देन टेस्ट सीरीज, हाउ टू चूज द टेस्ट सीरीज, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू do answer writing, all those things we will try to discuss in nutshell, so it is very helpful this freshers and working professionals। please join this webinar on 18th Feb 2024, 18 फरवरी 2024 संडे का दिन है दोस्तों, 1 बजे से 3 बजे तक आप ज्वाइन करिए। डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एस्पिरेंट्स। चलिए, तो ये हमारा इनिशिएटिव दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आपको, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक और गूगल फॉर्म्स लिंक, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, वहाँ से आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा जो इनिशिएटिव है, राइट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विल ट्राई टू कवर दीज अदर चैप्टर्स इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। टॉपिक्स जो हैं, चैप्टर्स हैं, वो कौन कौन से, एनवायरनमेंट एंड देखिए सस्टेनेबिलिटी एक चैप्टर है जिसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का एक चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, ये 1 मिनट, राइट। तो इकोनॉमी का ये जो चैप्टर है, यहाँ पे देखिए, 1 मिनट, जस्ट लेट मी पिक दिस कलर। यस, चले स्टार्ट करेंगे। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो एक, इसमें क्या है, देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, देन ग्रीन हाउस इफेक्ट्स,
क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर, लाइफ, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कितने सेंचुरीज हैं, कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हैं, और वो सब सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, पोल्यूशन, वाटर कंजर्वेशन, इन सब पे जो भी पुराने क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन, उसको हम एक एक करके देखेंगे। उससे रिलेटेड जो कंसेप्चुअल फंडामेंटल्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपको ये सारे टॉपिक्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से श्योर है कि बहुत सारे क्वेश्चंस यूपी पीसीएस के जो एग्जामिनेशन है उसमें आने वाले हैं, राइट फ्रेंड्स। तो इसको एक एक करके देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, राइट। इसमें हिंदी मीडियम से जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए भी कोई इशू नहीं, क्योंकि मैं हिंदी में भी पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ सभी चीज़ों का। इसका कंटेंट भी आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके मिल जाएगा अगर चाहिए तो, नहीं तो सारी चीज़ें मैं हिंदी में भी इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आपके पास अगर बुक है तो आप उससे देखकर लिख सकते हैं और पूरी तरह से हेल्पफुल होगा। ये पीडीएफ भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन इन एंड चैप्टर 1 जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द डिस्कशन ऑन sustainable development was started after submitting a report on environment to United Nations in 1987. The report was, what was the name of reports? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, the discussion on sustainable development was started after submitting a report on environment to United Nations in 1987. 1987 में ये भी पूछा जा सकता है कि 1987 में यूनाइटेड नेशंस में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी, उसका क्या नाम है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ रिपोर्ट, राइट। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ ऑप्शन है फर्स्ट रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, आवर कॉमन फ्यूचर, सेकेंड रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट। दोस्तों ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट ये बार बार पूछा जाता है, तो आपको एकदम से ये रट्टा मार लेना चाहिए, याद होना चाहिए। इसमें एग्जाम में आपको सोचने के बिल्कुल टाइम नहीं देना है। ये यूपीपीसीएस में बहुत बार ऐसे आता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको देखते ही मान लगा देना है, और उसमें गलती का कोई चांस होना चाहिए। अगर आप रिपीटेड क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, उनको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं करेक्टली, देन बहुत ही डिफिकल्ट होगा आपके लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसमें आप में को मिस्टेक नहीं करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आई एम टेलिंग फ्रॉम माई personal experience, no teacher will tell you, no big institutes tell you. That's why that is the difference. I'm doing this initiative. It's a very basic level. I am also part of, I have been aspirants for last 7 years. I have cleared 3 UPSC mains, interview also appeared, then UPPCS also I cleared many prelims. So I know nitty-gritty of these examinations. I'm just want to help personally, closely. That's why I am also starting mentorship program where one-to-one I'll help. Daily we'll have a 1 hour discussion, then Sunday we'll have a long discussion where we can discuss through Zoom, through online. So it is very good initiative. आप लोग पार्ट बनिए, ठीक है। वो उसका डिटेल I'll give you on the another video, लिंक्स दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सारा डिटेल्स मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर क्या होगा, आंसर है यहाँ पे बी, आवर कॉमन फ्यूचर। दिस इज द नेम ऑफ रिपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है, फिर भी आप कभी भी कंफ्यूज जाते हैं तो आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो स्टार्ट हुआ था उसमें एक रिपोर्ट दी गई थी 1987 में यूनाइटेड नेशंस में, उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ नोन एज ब्रंडलैंड रिपोर्ट। दिस आल्सो समटाइम दे आर आल्सो आस्किंग दिस नेम आल्सो। ठीक है, क्या नाम इसको बोलते हैं, ब्रंडलैंड रिपोर्ट विच वाज पब्लिश्ड इन वर्ल्ड कमीशन ऑन WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन एंड डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, arrange the following events in chronological order and select the correct answer from the codes given below.
आपको ये सारे जो इवेंट्स दी गई हैं उनको क्रोनोलॉजिकल टर्म मतलब कि टाइम के हिसाब से अरेंज करना है कि कब कब घटित हुए, उसके ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, राइट, स्टार्टिंग से लेके उधर। देखिए, रियो अर्थ समिट, पब्लिकेशन ऑफ ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन में 4 फंडामेंटल्स आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। रियो अर्थ समिट कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, पब्लिकेशन ऑफ ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए, इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देन पब्लिकेशन द लिमिट टू ग्रोथ एक रिपोर्ट है, उसमें कब कब हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों रिपोर्ट इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए, राइट दोस्तों। यहाँ पे देखिए ऑप्शन कोड्स दिए हुए हैं कि फर्स्ट, देन फोर्थ, देन सेकेंड, देन फोर्थ, देन ऐसे तरह। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आंसर क्या है, देखिए इसका बी है दोस्तों, आंसर इज बी। अब इसको आपको क्या है, एक एक चीज इसको रिपोर्ट्स याद होनी चाहिए आपको। जैसे जो सबसे पहले आया था जो पब्लिकेशन ऑफ लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, ये 1972 में हुआ था, राइट, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये, राइट। तो पब्लिकेशन ऑफ ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ऑलरेडी हमने बताया कि अभी जो पहले क्वेश्चन में देखा था 1987 में, जिसमें क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट आई थी, राइट, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, तो फोर्थ पहले होगा। क्रोनोलॉजिकल मतलब कि टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले कौन से घटित हुए उसको सबसे पहले, देन उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी, इसका क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये होता है, ठीक है, कालक्रम की। देन थर्ड आता है यहाँ पे देखिए इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको सबको पता होगा कब हुआ था ये। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ था, एक मिनट, ठीक है, 1989 में, राइट। देन रियो अर्थ समिट 1992, राइट। रियो अर्थ समिट आपको सबको पता होगा, बहुत ही फेमस है कि रियो अर्थ समिट 1992 में इसका आयोजन किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not related to environmental protection? Question is that which of the following is not related to environmental protection? तो यहाँ पे देखिए environmental protection से कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो पहला क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, एयर कंडीशनिंग, देन यूज ऑफ पेपर बैग्स। आपको बताना है कि कौन से एनवायरमेंटल से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शंस कौन कौन से हैं। तो पॉवर्टी एलिवेशन आपको बाय आई थिंक कॉमन सेंस होना चाहिए कि पॉवर्टी इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बाकी सारी चीज़ें तो क्या डायरेक्टली, ये भी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एयर कंडीशनिंग क्या है, ये आपको क्या है, इसमें एयर कंडीशनिंग चलाते हैं तो उसमें क्या है, गैस निकलते हैं जो फ्रीऑन गैसेज होते हैं, जो CFCs होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, उसका होता है जो कि ओजोन लेयर के लिए नुकसानदायक होते हैं। एंड यूज ऑफ पेपर बैग्स ऑल्सो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट, राइट। तो ये तीनों तो रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनैक्टेड इन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए कि ये देखते ही मान आपको इसमें सोचना नहीं पड़े। तो ऑप्शन क्या है, 1981, 1986, 1995 एंड 2000। तो आप सभी को पता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो हुआ था वो 1986 में ये बनाया गया था, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन्वायरमेंट इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ। ये थोड़ा सा बेसिक पे, एकदम बेसिक क्वेश्चन है फंडामेंटल पे, कि इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है वो कंपोजिट मतलब इसका मिला जुला रूप किस चीज का है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि आई थिंक जो इन्वायरमेंट है उसके कितने घटक होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स एंड फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, ठीक है। एंड ऑप्शन क्या है हमें, तीनों, और डी इज ऑल द अबव। आई थिंक यू हैव बेसिक इफ अंडरस्टैंडिंग। देन इन्वायरमेंट जो है कि बेसिकली बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट में डिवाइड होता है। बायोटिक मतलब जिसमें जीव जन से जुड़े हुए जो लाइव चीज़ें से जुड़े, अबायोटिक मतलब जो निर्जीव चीज़ें हैं जो जीव से रिलेटेड नहीं है। तो बायोटिक कंपोनेंट जो होता है वो मेड ऑफ 2 थिंग्स है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अबायोटिक फिजिकल इन्वायरमेंट मेड ऑफ ऑल फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है, टेम्परेचर, लाइट, डेंसिटी, अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर एक्सेट्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड
एज अ फॉलोइंग कैटेगरी, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सच कैटेगरी। ये पूछ रहा है कि जो इन्वायरमेंट का क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारी कैटेगरी में, फॉलोइंग कैटेगरी में किया जाता है, तो इसमें पूछ रहा है कौन से नॉट ऐसा कैटेगरी नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हैं, तो आपको क्या लगता है इसका आंसर ए है। देयर इज नो सच टाइप ऑफ ऑपरेशनल इन्वायरमेंट दोस्तों, ऐसा कुछ ऑपरेशनल इन्वायरमेंट जैसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है। फिजिकल वी नो, कल्चरल ऑल्सो, बायोलॉजिकल ऑल्सो वी नो, तो यहाँ पे ऑपरेशनल इन्वायरमेंट जैसा कोई चीज नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए मैटर ऑफ इंटर जनरेशनल सेंसिबिलिटी इन द रिस्पेक्ट द यूज ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंट फॉर्म में पूछा जाता है कि क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका जो रिपोर्ट है उसका मीनिंग क्या है। ये एक्चुअली क्या होता है कि यूजिंग द रिसोर्सेज विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर कैन बी टर्म्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिसोर्सेज का जो ऐसा यूज है, यूटिलाइजेशन करना चाहिए जिससे कि जो हमारे भविष्य का रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है उससे अफेक्ट ना हो। सिंपल शब्दों में इसका मीनिंग होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मीनिंग है, तो यहाँ ये देखिए यूएनसीईडी ने, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उसने डिफाइन किया है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट compromising the ability to future generation to meet their needs, right? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटरजेनरेशनल रिस्पेक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पूछ रहा था वही किसका यूज के लिए, तो मटेरियल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपल क्वेश्चन। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ब्लू कार्बन, व्हाट इज ब्लू कार्बन। को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि ब्लू कार्बन क्या होता है। अभी तक क्या है कि कार्बन ओके, व्हाट इज ब्लू कार्बन। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, कार्बन सिक्वेस्टेड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर सॉइल्स, कार्बन कंटेन्ड इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, राइट। तो इसका देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए। जो ब्लू कार्बन वो होता है सिंपली कैप्चर्ड बाय वर्ल्ड ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम। सिंपल एक ट्रिक है, जहां भी थोड़ा सा ब्लू इकोनॉमी, ब्लू कार्बन, आपको उससे एक दिमाग में हिंट आना चाहिए कि इट मे बी समवेयर रिलेटेड विद द वाटर, लाइक ब्लू इकोनॉमी वी टॉक अबाउट, ब्लू कार्बन ऑल्सो, इस तरह से ये वाटर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, राइट। तो आपको ऐसा कुछ जजमेंट, कुछ ऐसा दिमाग में एक बेसिक कंसेप्ट बनाना है। व्हेनेवर यू सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टर्म्स, you should guess question very easily, because in UPSC examinations or UPPCS examinations, prelims examinations, you will have a lot of questions where you will not have surety of answer. You have to judge, you have to guess based on your intuition, based on your knowledge, based on your oral understanding of the subject. You have to guess and mark the answer. तो यहाँ पे देखिए आंसर ए हो जाएगा। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट सेक्रीफाइसिंग पीपल्स कंफर्ट इन द प्रेजेंट इज डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अभी हमने देखा है कि ये किसका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। मैंने कहा ना ये कई फॉर्म में पूछते हैं क्वेश्चंस एग्जाम्स में, कभी डेफिनेशन दे देंगे पूछेंगे, कभी के टर्म्स दे देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पूछेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे फॉर्म में आ सकता है, राइट। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल टारगेट द वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल इन इट्स परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030 इन इंडिया। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आई होप आपको पता होगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG, वो 2015 से स्टार्ट होता, 15 में आया था, जिसके अंतर्गत के यहाँ पे देखिए क्या 17 SDGs हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि हमें ईयर 2030 तक रियलाइज करने हैं। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो आपको ये फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो 2030 तक हमको अचीव करना है। इसमें अभी देखिए 17 गोल्स में कभी कभी इंपॉर्टेंट पूछता है कि इंपॉर्टेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको कोशिश करना है कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है।
और याद कर लीजिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आपको मेंस एग्जामिनेशन में भी बहुत ही हेल्प करेगा दोस्तों, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो हमारे क्वेश्चंस हैं आंसर राइटिंग में, हम उसमें इसको यूज़ करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कैसे हेल्प करेगा इकोनॉमी में, वर्ल्ड में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, ऑल दोज और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स बेटर टू राइट, take a printout or write on the paper and paste on the in front of your study table, right? तो आपको धीरे धीरे क्या है याद हो जाएगा, स्लोली यू विल अंडरस्टैंड, आपको धीरे धीरे इसका याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूछ लेते हैं, चलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि वाटर अवेलेबिलिटी से कौन सा रिलेटेड है, तो ये SDG 6 है। SDG 6 में कहा गया है कि वाटर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड जो इसका है उसका टारगेट रखे गए हैं, राइट, एंड सैनिटेशन। चलिए यहाँ पे 11 क्वेश्चन देते हैं। द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज इनिशिएटिव ऑफ, ये क्या है, एक डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी डिक्लेयर किया गया है, वो पूछ रहा है कि किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का इनिशिएटिव है। डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज द इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इंडिया, जर्मनी, ठीक है, एंड वर्ल्ड बैंक। आपको यहाँ आंसर देखिए, ये है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने क्या है कि जो डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल एक डिक्लेयर किया है इसको, राइट, रिन्यूएबल इज ए फॉर्म ऑफ दैट इन, राइट दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज ये इसका फर्स्ट पार्ट इस इनिशिएटिव का। जल्दी हम इस दूसरे इनिशिएटिव के दूसरे पार्ट 2 लेके आएंगे दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग तब तक के लिए दोस्तों, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, you will getting a lot of useful information on this. Thank you दोस्तों, thank you.